चैप्टर नंबर 6 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट रिवाइज कराने वाला हूं। आप लोगों को पेपर में शॉर्ट आता है, 4 से 6 नंबर का आ सकता है। पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा स्पीड पे देख लीजिएगा, एक आधी बार और रिवाइज कर पाए तो कर लीजिएगा। मैं जो इन नोट्स में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ और उसके साथ साथ वो क्वेश्चन बैंक भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, तो उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, उसको जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरी वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट समझना है उसकी वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, राइट। और एडू 91 के सेल के बारे में सबको बता दीजिएगा। एडू 91 सीए एजुकेशन जस्ट प्राइस राइट। चलिए ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से अब वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट। ओके, आ जाइए चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को रिवीजन ऐसे कराऊंगा कि टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद से आए हुए क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जगह पे यूज हो सकता है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट है जहां पे पीओएडी पॉड बोले तो प्रोसेस ऑपरेशन अकाउंटिंग डिसीजन सब के सब जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की मदद से लिए जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को आप इंफॉर्मेशन सिस्टम या आईटी सिस्टम भी बुला सकते हो। रिवीजन नंबर 2, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट है जहां पे पॉड प्रोसेस ऑपरेशन अकाउंटिंग और डिसीजन सारे के सारे जो है कंप्यूटर सिस्टम की मदद से लिए जाते हैं। इसे इंफॉर्मेशन सिस्टम और आईटी सिस्टम भी बुलाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को, राइट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि आपने मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम रखनी हो, सब कुछ सिस्टम ड्रिवन रखना है। मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम रखनी हो, सब कुछ जो है सिस्टम ड्रिवन रखना है। कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कितनी ऑटोमेशन है, ज्यादा ऑटोमेशन मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर आप लोग ईआरपी जैसा कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ज्यादा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है किसके अंदर? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन अगर ऑफ द शेल्फ या फिर इजिली कोई सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जैसे कि टैली वगैरह, तो वहां पे जो है ऑटोमेशन कम होगी तो कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। ये जो हम लोगों ने अभी 1 मिनट के अंदर पढ़ा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के? चीते को याद कर लीजिए। चीता फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है, बड़ा होता है और बिल्ली और शेर का इंटीग्रेशन होता है। अपनी सिक्योरिटी और कंट्रोल अपने ऊपर रखना जानता है। ह्यूमन एरर करते तो उनको खा जाता है। चीता फास्ट मेरे साथ साथ, चीता फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है, बड़ा होता है, इंटीग्रेटेड होता है। फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है, बड़ा होता है, यानी वॉल्यूम इंटीग्रेटेड होता है, राइट। चीता अपने ऊपर सिक्योरिटी और कंट्रोल रखना जानता है। ह्यूमन गलती करते उन्हें खा जाता है। चीते के पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है और चीते की कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग जो है वो स्ट्रांग रहती है। ये हो गए की फीचर्स। एक बार जल्दी से इनको यहां पे भी रीड कर लेते हैं। तो आईटी से आपको क्या क्या मदद मिलती है, आईटी के क्या क्या फीचर्स हैं? बिजनेस ऑपरेशन फास्ट होता है, डेटा प्रोसेसिंग एक्यूरेट होती है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ट्रांजेक्शन को आप लोग प्रोसेस कर सकते हैं। बिजनेस ऑपरेशन इंटीग्रेट हो सकते हैं। फास्ट होता है, बड़ा होता है और उसके बाद आप लोगों ने क्या याद रखना था? एक्यूरेट होता है, इंटीग्रेटेड होता है। 4 बातें। सिक्योरिटी और कंट्रोल रखता है, ह्यूमन एरर्स कम होते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है और साथ साथ में आईटी की वजह से कनेक्टिंग नेटवर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ अगला क्वेश्चन बनता है रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिटिंग। आईटी की रेलेवेंस क्या है ऑडिटिंग के अंदर? इसके अंदर से जो है मेजरली 2 क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो जबरदस्ती का क्वेश्चन निकलता है, वो बोलता है कि देखो जी, जब बिजनेस जो है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट होता है तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो विद इन द सिस्टम्स हो रही होती हैं। जब बिजनेस क्या होता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है तो बहुत सारी एक्टिविटी विद इन द सिस्टम होती है। बिजनेस ऑपरेट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, मेनी एक्टिविटीज विद इन द सिस्टम। व्हाट आर दोज एक्टिविटीज? तो याद रखेंगे इसके लिए आप लोग काब्रा। ओके, अब ये का ब्रा क्या है जरा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले का कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग, फिर ब्रा हो गया हमारे पास क्या? बिजनेस रिपोर्ट्स और आखिरी में हमारे पास आ जाएगा एक्सेस एंड सिक्योरिटी। इसका एग्जांपल भी देके आना पड़ेगा कि देखिए जब बिजनेस ऑपरेट करता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज अपने आप काम करती है विद इन द सिस्टम, जैसे कि आपकी कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन। बैंक में इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट होता रहता है। अकाउंटिंग एंट्री जर्नल से लेजर में अपने आप पोस्ट होती रहती है। बिजनेस पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जैसे कि कोई इंटरनल कंट्रोल है, कस्टमर की क्रेडिट लिमिट चेक करनी है, वो ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट होगा। रिपोर्ट्स जनरेट हो सकती हैं अपने आप ही, जैसे कि डेटर एजिंग रिपोर्ट। और फाइनली ए का ब्रा का ए हमारे पास आ गया और वो क्या है बेटा? एक्सेस एंड सिक्योरिटी। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्सेस एंड सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल किसको कितना एक्सेस देना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो है बहुत इफेक्टिवली हो जाती है। देन ये हो गया इस टॉपिक से फर्स्ट क्वेश्चन। इस टॉपिक से सेकंड क्वेश्चन बनता है कि वो सिचुएशन बताइए जहां पे आईटी जो है वो रेलेवेंट होगी किसमें? ऑडिटिंग में। आइए वो सिचुएशन बताइए जहां पे आईटी जो है वो रेलेवेंट होगी कहां पे? ऑडिटिंग में। तो इसके पहले 4 बातों को अलग कर दो, अगली 4 बातों को अलग कर दो और एक वाले को अलग कर दो। पहली 4 बातें जरा ध्यान से सुनिएगा। आजकल ऑडिट, मान लो ऑडिट जो है वो प्यार है और बेटा आज की डेट में प्यार में आईटी की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। ऑडिट जो है वो प्यार है, प्यार में आईटी की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। तो वो सिचुएशन बताइए जहां पे प्यार में आईटी रेलेवेंट होगी। क्यों रेलेवेंट होगी? आजकल बच्चों प्यार होता है एप्लीकेशन से। पहला प्यार होता है एप्लीकेशन से, प्यार की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, प्यार हाईटेक नेचर का हो गया और एक से थोड़ा ना होता है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो आज की डेट में याद रखिए प्यार होता है एप्लीकेशन से, कम ऑन एप्लीकेशन से। ओके, प्यार की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, हाईटेक नेचर का हो गया, एक से थोड़ा ना होता है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो गई है। उसके बाद सारी की सारी बातें बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज, एक्ट्स के बारे में, जैसे कि कंपनी की पॉलिसी
जो है वो कंप्लाई करने में हेल्प करती है आईटी। आईटी एक्ट 2008 की कंप्लाइंस में हेल्प करती है आईटी, और साथ साथ में आपके एस से 315 की रिक्वायरमेंट्स भी बोलती हैं कि आपको जो है आईटी इन्वायरमेंट को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आईटी इन्वायरमेंट को समझोगे तभी उससे रिलेटेड रिस्क और कंट्रोल जो है आप लोग समझ पाओगे, राइट। उसके बाद आपकी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू आईटी की भी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है। एंड आखिरी जो पॉइंट है वो बहुत सिंपल है कि देखो, आईटी की रेलेवेंस जो है वो क्लाइंट के लिए तो है ही, वो ऑडिटर के लिए भी है। ऑडिटर भी अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो कर सकता है, राइट। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहां पे आईटी जो है रेलेवेंट मान ली जाएगी ऑडिट के लिए। कितने पार्ट्स में बांट दिया था? 3 पार्ट्स में बांट दिया था, 4 4 1, यानी कि 4 और 4 8 और 1 9। पहली 4 याद रखिए, ऑडिट प्यार है, और प्यार में आईटी की रेलेवेंस बढ़ गई है, क्योंकि आजकल प्यार एप्लीकेशन पे हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो गया, हाईटेक नेचर का है, और साथ साथ में एक तोड़ना हो रहा है, बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की पॉलिसी की, उसके बाद आईटी एक्ट 2008 की, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315 की, और साथ साथ में आपके इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स की। और आखिरी में हम लोग बोल देंगे भैया आज की डेट में आईटी की जरूरत जो है वो ऑडिटर को भी है, क्योंकि उससे उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। आप सबको पता है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 में कंपनीज एक्ट 2013 की बात मैं कर रहा हूं, वहां पे ऑडिटर को बोला गया है कि आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे जो है ओपिनियन देना है उसको। हाँ, कुछ कंपनीज को एग्जाम्प्ट कर रखा है, वो बात अलग है, लेकिन यस हमें वहां पे लिखा तो हुआ है कि हमें ओपिनियन देना है। अब आप आईएफसी पे तभी तो ओपिनियन दे पाएंगे जब आप आईएफसी को समझेंगे। अब आप आईएफसी को कब समझ पाएंगे? जब आप लोगों को आईटी समझ आती होगी। तो इसलिए आईटी की अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसने एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 143 में आईएफसी पे जो है अपना ओपिनियन देना होता है। लीजिए, ड्यू इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन कंपनीज एक्ट 2013। ऑडिटर आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन दोज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दिस आल्सो रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड द रेलेवेंट रिस्क एंड कंट्रोल। अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं पूछा होता, 3 मेन रीजन बताओ भाई साहब जिसकी वजह से जो है आईटी को रेलेवेंट कंसिडर किया जाता है टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल दो हमने बहुत सारे रीजंस पढ़ लिए, लेकिन 3 मेन रीजंस का आंसर जो है आईसीए ने स्पेसिफिकली ये दिया था, तो हम इसको याद करके जाते जब 3 पूछेंगे तो ये लिख के आ जाएंगे। नंबर 1, ऑडिटर जो है वो किस पे रिलाय करता है? ऑडिटर रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन पर रिलाय करता है जो सिस्टम से जनरेट होती है, आईटी सिस्टम से जनरेट होती है। और अगर आईटी सिस्टम आपका खराब है तो उसकी वजह से रिपोर्ट्स खराब आएगी और उसका इंपैक्ट जो है ऑडिट पे आ सकता है। ऑडिटर रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है जो आईटी सिस्टम से जनरेट होती है। अगर आईटी सिस्टम आपका खराब है, उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट्स गलत होंगी, जिसका इंपैक्ट ऑडिट पे आ सकता है। नंबर 2, ऐसे 315 की रिक्वायरमेंट होती है, ऑल दो 315 की होती है, 330 की बोल रहे हैं। ऐसे 315 की रिक्वायरमेंट होती है जो ऑडिटर को बोलते हैं कि भैया देखो आपने आईटी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना। और 330 की रिक्वायरमेंट होती है कि आईटी इन्वायरमेंट में जो आपको रिस्क मिले आपने उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। तो याद रखिए 315 और 330 की रिक्वायरमेंट क्या बोलती है? 315 की रिक्वायरमेंट बोलती है आईटी रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करो, 330 की रिक्वायरमेंट बोलती है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करो। देन रिलाइंग ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल एंड यूजिंग डेटा एनालिटिक्स, ये हमारी वही लास्ट वाली पॉइंट है कि भैया ऑडिटर जो है वो भी आईटी का जो है फायदा उठा सकता है। कैसे फायदा उठा सकता है? आईटी का फायदा उठा के वो भी अपने ऑडिट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो कंडक्ट कर सकता है। अब सवाल आता है ये वाला, some of the points that an auditor should consider to obtain an understanding of the company's automated environment, यानी कि ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करनी है। अब हमने जो है इस चीज को अच्छे से पढ़ना है, और यही हमारा अगला टॉपिक भी है। अगला टॉपिक हमारे पास ये आता है कि देखो भाई साहब, आईटी सिस्टम को समझना जरूरी तो है, ये तुम्हें पता चल गया, लेकिन अब आईटी सिस्टम को समझने के लिए आपको आईटी सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स को समझना है। आईटी सिस्टम को समझना जरूरी क्यों है? जब भी माइंड में बात है 315 याद रख लीजिएगा, जब तक आप एंटिटी के इन्वायरमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल को नहीं समझेंगे, तब तक जो है आप लोग आईटी सिस्टम, तब तक जो है आप लोग उन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। और अगर एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रही है कंपनी, तो आपने ध्यान देना है कि भाई साहब उस कंपनी के इंटरनल कंट्रोल जो है वो आईटी बेस्ड होने वाले हैं, तो इसलिए आईटी सिस्टम को समझना जरूरी, ये तुमने देख लिया। आइए क्विकली आपके लिए रीड कर देता हूं। अगर आप एक ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटर को क्या करना होता है? रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और असेस करना होता है, राइट। इसके लिए ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाता है, ठीक है जी। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, आपने जो है रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और असेस करना होता है, इसके लिए आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं। देन उसके बाद ऑडिटर रोमम जो है वो कैसे असेस करता है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। और अगर बिजनेस एनवायरमेंट ऑटोमेटेड है, तो ऑडिटर को भाई साहब आईटी भी समझना पड़ेगा कि ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में आईटी जो है वो क्या यूज हो रही है और उससे रिलेटेड रिस्क क्या है, तभी वो उसको जो है अपने रिस्क को प्रॉपर्ली असेस कर पाएगा। अब आपको बोल रहे हैं कि देखिए क्या पॉइंट्स है जो ऑडिटर को कंसीडर करने हैं ताकि वो अच्छे से जो है आईटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पाए। और ये फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए क्या पॉइंट्स हैं या क्या चीजें हैं जो ऑडिटर को समझनी चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। तो लीजिए, बहुत आसान है। कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, क्या पर्पस है, कहां पे है, आर्किटेक्चर कैसा है? मेरे साथ बोलना, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, क्या पर्पस है, आर्किटेक्चर कैसा है, कहां पर है? ओके कौन सा सिस्टम, पर्पस, लोग कहां पर, और उसके बाद आर्किटेक्चर कौन सा है, वर्जन कौन सा है, आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि इंटरफेस क्या है, वर्जन कौन सा है, इंटरफेस क्या है, इन हाउस है, पैकेज है, आउटसोर्स तो नहीं कर रखा, की पर्संस कौन कौन है। मेरे साथ साथ
कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। अच्छा जी, हटा दो। उसके बाद वर्जन क्या है, इंटरफेस क्या है, इन हाउस है कि पैकेज्ड है, आउटसोर्स तो नहीं कर रखा, की पर्सन्स क्या है, इन हाउस है कि पैकेज है, आउटसोर्स तो नहीं कर रखा, की पर्सन्स कौन है। फिर से, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है, पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है और आर्किटेक्चर क्या है। एक बार फिर से बोलेंगे, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, वर्जन कौन सा है, बस दो याद कर लो, वर्जन कौन सा है, इंटरफेस कौन सा है, अंदर बनाया है, बाहर से बनवाया है, आउटसोर्स कर रखा है, और की पर्सन्स कौन है, यानी कि आपके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम संभालते हैं, उसको जो एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह, ये लोग कौन है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंपनीज आईटी एनवायरनमेंट दैट इज ऑब्टेन्ड शुड बी डॉक्यूमेंटेड फॉर श्योर, उसको हमने जो है वो डॉक्यूमेंट करना ही करना है। अब अगला टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग द रिस्क दैट अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी एंड आईटी सिस्टम। आप लोगों को ये बातें जो है हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं। सच बताऊं तो ये आप लोग जो है ऐसे 315 में जो शाहरुख खान वाला क्वेश्चन में आपको कवर कराता था, ये वही सारी बातें हैं। ये वो रिस्क है जो ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए, यानी कि वो रिस्क है जो आईटी सिस्टम की वजह से जो है एक कंपनी के अंदर हो सकते हैं। एक बार जल्दी से यहीं पे आप लोगों को पढ़ा देता हूं कि भाई साहब क्या क्या रिलेटेड रिस्क जो है आ सकते हैं आईटी की वजह से। तो इनको भी 4-4 में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, डेटा गलत प्रोसेस हो सकता है, डेटा को गलत लोग एक्सेस कर सकते हैं, डेटा में डायरेक्ट चेंज हो सकते हैं, यानी कि मास्टर फाइल्स में डायरेक्ट चेंज हो सकते हैं, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा एक्सेस मिल सकता है। ध्यान से, डेटा गलत प्रोसेस हो सकता है, डेटा को गलत लोग एक्सेस कर सकते हैं, डेटा का बैकएंड यानी कि मास्टर डेटा जो है वो चेंज हो सकता है, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा एक्सेस मिल सकता है। तो पहले 3 पॉइंट डेटा से रिलेटेड, फिर अगला पॉइंट एक्सेस रिलेटेड, फिर एक्सेस से रिलेटेड अगला पॉइंट है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की कमी हो सकती है। फिर वही बात कि आपके सिस्टम और प्रोग्राम, याद रखिए डेटा में चेंज होना अलग है, सिस्टम और प्रोग्राम में चेंज होना अलग है। आपके सिस्टम और प्रोग्राम में अनऑथराइज चेंज हो सकता है, और साथ साथ में हो सकता है कि भाई साहब चेंज होना था आपने नहीं किया, तो दोनों चेंज से रिलेटेड है। चेंज नहीं होना था कर दिया, चेंज होना था नहीं किया, और लॉस ऑफ डेटा, डेटा से शुरू होते डेटा पे खत्म हो गए। फिर से देखते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग गलत हो सकती है, डेटा अनऑथराइज लोगों के पास जा सकता है, डेटा को बैकएंड से जो है वो चेंज किया जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट डेटा चेंजेस, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा एक्सेस मिल सकता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कम हो सकती है, सिस्टम्स और प्रोग्राम्स में अनऑथराइज, सिस्टम और प्रोग्राम में अनऑथराइज चेंज हो सकते हैं, जो चेंज होने थे हो सकता है वो ना हो और डेटा लॉस हो जाए। तो ये है वो कुछ रिस्क जो आते हैं, जो हमें कंसिडर करने चाहिए, जो हो सकते हैं आईटी की वजह से। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन सब्सटैंटिव ऑडिट, कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। आपके आरटीपी का क्वेश्चन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास पूरा क्वेश्चन बैंक भी जो है इसका तैयार है। अगर लास्ट में टाइम मिला तो वो भी डिस्कस कर लूंगा। वैसे मैं क्वेश्चन बैंक बेस्ड ही जो है आपको इस समय पढ़ाई करा रहा हूं। अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखेंगे तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग रेलेवेंस ऑफ आईटी एंड ऑडिट भी पढ़ चुके हैं, ये सिचुएशंस भी जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई साहब आईटी को समझने के लिए आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए, ये पॉइंट भी हम लोग कवर कर चुके हैं आईसीआई के स्टडी मैट से, और उसके साथ जो रिस्क आ सकते हैं वो पॉइंट्स भी जो है वो कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन सब्सटैंटिव ऑडिट, कंट्रोल्स एंड व्हाट, रिपोर्टिंग। आ जाओ जल्दी से। तो आईटी का भाई साहब क्या क्या रिस्क आता है सब्सटैंटिव ऑडिट, कंट्रोल्स और रिपोर्टिंग पे, बहुत सिंपल है। देखिए सब्सटैंटिव ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर आईटी की वजह से बेसिकली ऑडिटर जो है वो इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स पर रिलाई करता है, और अगर आपके आईटी सिस्टम में रिस्क है तो आपकी रिपोर्ट्स और डेटा और इन्फॉर्मेशन अनरिलायबल होंगी, जिसका इंपैक्ट ऑडिट पे आ सकता है, मैं ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ सकती है। देखिए फर्स्ट, वी मे नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम्स। अगर रिस्क एग्जिस्ट करता है तो हम लोग डेटा पे रिलाई नहीं कर पाएंगे, राइट। जितना भी डेटा इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो हम सिस्टम से ऑब्टेन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, और उसे हमें जो है वो थॉरोली टेस्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट सब्सटैंटिव ऑडिट पे ये इंपैक्ट आता है, हमें थॉरोली टेस्ट जो है वो करना पड़ेगा डेटा का। क्यों टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आईटी सिस्टम में रिस्क है यानी कि डेटा जो है वो अनरिलायबल है। ऐसे ही हम लोग कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं कर पाएंगे। अगर आईटी सिस्टम में रिस्क एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, कैलकुलेशन और अकाउंटिंग प्रोसीजर हैं, हम उस पर जो है बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर पाएंगे, और हमें सब्सटैंटिव टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, जिसमें हमें डेटा को डिटेल में टेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। अगर आईटी रिलेटेड रिस्क है तो आप लोगों को पता है, फिर से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्टिंग करनी होती है ऑडिटर को सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में, और उसके चलते ऑडिट रिपोर्ट को जो है मॉडिफाई करना पड़ सकता है अगर वो रिस्क एक्चुअली में निकला मटीरियल, और उसकी वजह से जो है वो क्या हो रही है, मटीरियल स्टेटमेंट हो रही है, और आईएफसी जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, राइट। तो कंक्लूजन ये है कि भाई साहब ऑडिटर को ज्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा और ज्यादा ऑडिट वर्क करना पड़ेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, आईटी रिलेटेड रिस्क का क्या इंपैक्ट है सब्सटैंटिव ऑडिट पे, डेटा रिलायबल नहीं होगा, डेटा हैज टू बी थॉरोली टेस्टेड। कंट्रोल पे हम लोग कंट्रोल पे रिलाय नहीं कर पाएंगे, और सीधा रिपोर्टिंग पे हमें कुछ इंस्टेंसेस में अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ सकता है, राइट। ऑडिटर को ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा और अपना ज्यादा काम जो है वो करना पड़ेगा। ऑडिटर को साथ साथ में ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा रिस्क आइडेंटिफाई कैसे हुए थे, एविडेंस क्या ऑब्टेन किया था और उसको हमने एड्रेस कैसे
से क्या किया, एड्रेस हमने कैसे किया। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी, ऑटोमेशन और डिपेंडेंस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन आईटी सिस्टम बढ़ती है, याद रखिएगा रिस्क की सिवियरिटी और इंपैक्ट जो है वो भी बढ़ता जाता है। यानी जितना ज्यादा हमारा बिजनेस आईटी पे डिपेंडेंट होगा उतना ही ज्यादा हमारा आईटी से रिलेटेड रिस्क भी जो है होगा। ओके, आइए अब जरा देखते हैं हम लोग अपनी बुक में, यानी कि आईसीआई की बुक में। ये लीजिए, ये हमने जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है, इसको हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल की, लेकिन हमारी बुक में जो आ रहा है टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जरा इसको जल्दी से देख लेंगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल जो है हम लोग अपनी बुक के हिसाब से बाद में पढ़ने वाले हैं, पहले हम बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर कर लेंगे। और यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कंट्रोल अपनी बुक के अकॉर्डिंगली। चलिए अब जरा चलते हैं किस पे, टेस्टिंग मेथड इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर और कवर करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले टेस्टिंग में हम एक जनरल नोट पढ़ लेते हैं। जनरल नोट को बेटा जनरल वर्ड के साथ जो है फ्लावर मत समझना, फायर है, ये एग्जाम में आ जाता है। तो हमारे पास जो है 4 मेथड बताए गए भाई साहब ऑडिट टेस्ट के, जिसमें से इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड री परफॉर्मेंस। ओके, कहते हैं जी इंक्वायरी सबसे एफिशिएंट है लेकिन एविडेंस उससे सबसे कम मिलता है। अच्छा, इंक्वायरी शुड ऑलवेज बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद any one of the other audit testing method, inquiry alone is not sufficient। याद रखिएगा री परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, री परफॉर्मेंस जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, उससे बेस्ट ऑडिट एविडेंस मिलता है, लेकिन उसमें भाई साहब काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है, यानी कि वो सबसे कम एफिशिएंट है। और सबसे अच्छा कौन है, इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन। ये बातें आपको ना दिमाग में बसा लेनी है, बहुत अच्छे तरीके से छींक आ रही है। ओके, आई एम बैक, ध्यान सुनिए। तो सुनिए, 4 टाइप के ऑडिट टेस्ट हो सकते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस। इंक्वायरी से सबसे एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिलता है, इंक्वायरी एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिलता है लेकिन रिलायबल नहीं होता है। इंक्वायरी को हमेशा इसलिए किसी और टेस्ट के साथ यूज करना चाहिए इन कॉम्बिनेशन। अच्छा, री परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा इफेक्टिव ऑडिट एविडेंस मिलता है, बेस्ट ऑडिट एविडेंस मिलता है, लेकिन री परफॉर्मेंस टाइम कंज्यूमिंग है, लीस्ट एफिशिएंट है। और इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन जो है वो सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस जो है वो आपको देती है। अब आपने कौन सा टेस्ट यूज करना है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क ज्यादा है कि कम है, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, कितना आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए, पहले कितनी मिसस्टेटमेंट्स मिली और साथ साथ में बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी या फिर असर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी है। नीडलेस टू से ऑडिटर को क्या है, डॉक्यूमेंट भी करना है जो टेस्ट उसने यूज किया है, बेसिकली रिस्क को पता करने के लिए, और उसमें रिस्क जो भी उसके इवैल्यूएशन निकले उनको कंफर्म करने, जो भी टेस्ट यूज किया उसको डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए। ओके, तो एक पेज ये है टेस्टिंग का, और दूसरा पेज क्या है टेस्टिंग का, ये है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन मेथड्स अप्लाइड बाय द ऑडिटर व्हेन टेस्टिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो आईसीआई जैसे बोलेगा वैसे करेंगे, अगर वो कॉमन मेथड पे क्वेश्चन पूछता है तो हम ये लिख के आएंगे, और इंक्वायरी पे, री परफॉर्मेंस पे अलग से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको जल्दी से एक बार जो है वो दिखा देता हूं। ये देखिए टेस्टिंग पे क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं, देख, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट टेस्टिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव एज एन ऑडिट। मोस्ट इफेक्टिव तो भाई सब री परफॉर्मेंस होता है, राइट, मोस्ट इफेक्टिव तो री परफॉर्मेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट टेस्टिंग मेथड गिव्स द लीस्ट ऑडिट एविडेंस। इंक्वायरी जो है लीस्ट ऑडिट एविडेंस देती है। अच्छा, अप्लाइंग डैश गिव्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एविडेंस। तो इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन गिव्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एविडेंस। देखिए 3 लाइन पे 3 वो बने हुए हैं, करेक्ट इनकरेक्ट बने हुए हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो आपको बहुत सारे तरीके बताने। अब देखिए डिफरेंट वेज में इन्होंने क्या किया है, पहले वो सारी गाथा डिस्कस कर दी है और उसके बाद 4 पॉइंट्स उठा के जो है इस वाले पेज से लिख दिए हैं, इस वाले पेज से उठा के 4 पॉइंट लिख दिए हैं, राइट। तो आईसीआई के बारे में भाई मैं ज्यादा कुछ कमेंट तो नहीं करूंगा, बट प्लीज एक बार क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन है वैसे लिख के आ जाइएगा। देखिए एक और करेक्ट इनकरेक्ट दिखाता हूं। व्हेन ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इंक्वायरी इज ऑफन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट टेस्टिंग मेथड। फॉल्स, इनकरेक्ट है भाई साहब, ये सारी कोई गंगा बहा के आएंगे। 4 टाइप के ऑडिट टेस्ट होते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस। इंक्वायरी एफिशिएंट है बट लीस्ट ऑडिट एविडेंस उससे मिलता है, और इसलिए इंक्वायरी को हमें कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए। इंक्वायरी अलोन सफिशिएंट नहीं है। इंक्वायरी को जब आप इंस्पेक्शन के साथ यूज करते हैं तो एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑडिट एविडेंस आपको मिलता है। फिर आ जाते हैं कॉमनली यूज मेथड पे, कॉमन मेथड्स पे। इसमें जो है आपको ये सारी बातें लिख के आनी है। अब ये सारी बातें याद कैसे करोगे, मैंने उसका भी आपके लिए स्ट्रक्चर बना दिया है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले समझो, देखो, जांचो जांचो जांचो, टेस्ट करो, रीपरफॉर्म करो। समझो, देखो, जांचो जांचो जांचो, टेस्ट करो, रीपरफॉर्म करो। समझो, देखो, अरे जांचो जांचो जांचो, टेस्ट करो, रीपरफॉर्म करो। तो बेटा सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंड करना है आपने ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस होती है, और ये कैसे करेंगे, वॉक थ्रू करके, यानी कि आप लोग एक ट्रांजैक्शन को एंड टू एंड जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फिर ऑब्जर्व करो कि भाई साहब यूजर जो है वो कैसे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहा है डिफरेंट सिनेरियोज में। कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, जो सिस्टम के बैकएंड पे एप्लीकेशन में क्या कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डली हुई है। देन सिस्टम लॉग्स को इंस्पेक्ट करो, जांचो जांचो जांचो, जांचो कॉन्फ़िगरेशन, जांचो सिस्टम लॉग, और जांचो मैनुअल्स को, टेक्निकल मैनुअल, यूजर मैनुअल, एटसेट्रा। फिर एक
टेस्ट चेक कर लो, नेगेटिव चेक हो बोलते हैं, रॉन्ग डेटा डाल के देखो क्या एरर मैसेज आता है स्क्रीन पे वो देख लो। फिर रीपरफॉर्मेंस करो। आप लोगों ने क्या करना है, रॉ सोर्स डेटा उठाना है आपने और उसको आपने इंडिपेंडेंटली जो है फॉर्मुलेज अप्लाई करने, बिजनेस रूल्स अप्लाई करने, वैलिडेशन अप्लाई करना है और अपने रिजल्ट को जो है वो मैच करना है, जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो रिजल्ट आया और जो रिजल्ट आना चाहिए था उसको आपस में मैच करके देखना है। तो मेरे साथ समझो, देखो, जांचो जांचो जांचो, टेस्ट करो, रीपरफॉर्म करो। लो भाई लो। तो ये हमारे टेस्टिंग वाला टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है और अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है डेटा एनालिटिक्स एंड इट्स यूज फॉर ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आ जाओ जी, अब जल्दी से डेटा एनालिटिक्स की रिवीजन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेटा एनालिटिक्स की आपको डेफिनेशन दी गई है एज पर आईसीआई। मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा बात पे आऊंगा। प्रोसेस क्या है, ये चीज़ क्या है डेटा एनालिटिक्स? कॉम्बिनेशन ऑफ पीटीटी, प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स, जिससे हम लोग टैप 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 टैप, याद रखना है वर्ड, जिससे हम लोग टैप करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। पीटीटी, जिससे हम लोग टैप करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा से डेटा में अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अब मेरी बात को सुनिए, डेटा एनालिटिक्स कंपनी तो यूज करती है अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाने के लिए, कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ऑडिटर भी जो है वो डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकता है अपने ऑडिट को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। और ऑडिटर जब डेटा एनालिटिक्स को यूज करता है या डेटा एनालिटिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करता है ऑडिटिंग में, तो हम उसे बोलते हैं कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ओके, अब कैट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। डेटा एनालिटिक्स को हम लोग भी क्यों यूज करते हैं, ऑडिटर लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग टेस्ट कर पाए, हमारा काम है टेस्टिंग करना, हम लोग टेस्ट कर पाए किसको? इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, जो कहां पे रखा है, विद इन द सिस्टम। हम लोग डेटा एनालिटिक्स को यूज करके टेस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा और रिकॉर्ड्स को जो सिस्टम के अंदर रखे हैं। और इसके लिए हम लोग या तो स्प्रेडशीट्स यूज कर सकते हैं या फिर डेडिकेटेड ऑडिट सॉफ्टवेयर जैसे कि आईडिया और एसीएल, या फिर डेडिकेटेड ऑडिट सॉफ्टवेयर जैसे कि आईडिया और एसीएल वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या काम करेंगे हम इससे? बहुत सिंपल सी बात है, जरा यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम लोग डेटा की कंप्लीटनेस चेक कर सकते हैं, सैंपल सिलेक्शन में मदद मिल सकती है। फिर RRAFE, RRAFE, अभी RRA कहां से इंस्पायर्ड है? AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन से इंस्पायर्ड है। कैसे? रिकम्प्यूटेशन, रीपरफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्री एज स्पेसिफाइड इन एसए 240। और FE अपने याद हो जाएगा क्योंकि 240 बोला तो फ्रॉड, और फ्रॉड के बाद हम लोगों ने देखा कि भाई साहब इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी। तो RRAFE, दो बातें, नंबर 1 डेटा की कंप्लीटनेस चेक करनी, नंबर 2 डेटा को जो है हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद RRAFE, RRA में क्या है? रिकम्प्यूटेशन, रीपरफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्री एज रिक्वायर्ड बाय 240 फ्रॉड का है, और लास्ट में इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। अब आप लोगों को देखना है कि आप कैट का अच्छा इस्तेमाल कर पाएं, इसलिए आप लोगों को क्या स्टेप्स लेने हैं? स्टेप्स दैट शुड बी फॉलो टू अचीव सक्सेस विद कैट्स। देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट शुड बी फॉलो टू अचीव सक्सेस विद कैट्स एंड एनी ऑफ द सपोर्टिंग टूल। अ सजेस्टेड अप्रोच इज एज फॉलोइंग। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? इधर देखिएगा, मेरे साथ जरा फॉलो कीजिएगा बच्चों मुझे। हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर देंगे। पहले 2, अगले 4, लास्ट के 2। पहले 2, अगले 4 और लास्ट के 2। पहले 2 में सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या आता है। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग समझेंगे, उसके बाद अपने कैट्स का ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे, आईटी को समझेंगे, और उसके बाद कैट का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। अगले 4 बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। डेटा का सोर्स और फॉर्मेट, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा को वेरीफाई करेंगे, फिर डेटा पे क्राइटेरिया लगा के चेक करें। क्राइटेरिया वही अपना बेंचमार्क जो हम लोग बेसिक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते थे। डेटा का सोर्स और फॉर्मेट, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा पे हम डेटा को वेरीफाई करेंगे, डेटा पे क्राइटेरिया लगाएंगे, और आखिरी दो क्या है? आखिरी 2 है हम लोग रिजल्ट्स को कंफर्म करेंगे और उसके बाद से फिर रिपोर्टिंग करेंगे। बात खत्म। इतना सा जो है डेटा एनालिटिक्स दे रखा है। आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन बैंक में। सबसे पहले स्टैंडर्ड दैट रिक्वायर ऑडिटर टू एनालाइज जर्नल एंट्री। इससे क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऐसे 240, तो भाई ऐसे 240 मार्क कर देते क्योंकि वहां पे ये लिखा हुआ था। डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीटीटी दैट आर यूज्ड टू टैप what vast amount of data to obtain meaningful information. Data analytics is the right answer. Okay, tools and techniques that the auditor use in applying the principles of data analytics is called, लो भाई लो, वो tools and techniques जो auditor use करता है in applying the principle of data analytics वो है CAT। याद रखिएगा, ऑडिटर जब यूज करता है डेटा एनालिटिक्स के प्रिंसिपल्स को तो वो बन जाता है कैट। ओके, फिर उसके बाद जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक जैसे दिख रहे हैं उसमें सारे के सारे का आंसर यही है कि भाई साहब आप लोग जो है कैट की मदद से क्या क्या चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हो। तो आपको पता है कंप्लीटनेस सिलेक्शन, RRAFE, RRA क्या है? रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्री एज स्पेसिफाइड 240 तो फ्रॉड, और फ्रॉड के बाद आ जाता है इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस टूल टेक्निक दैट आर यूज्ड टू टैप वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, इट ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज। वाह वाह,
कितनी बार क्वेश्चन पूछा है? ये 3 बार क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, इनकरेक्ट है भाई, इट इज नोन एज डेटा एनालिटिक्स। आ जाओ। देन स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स लाइक आइडिया, ACL आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डेटा एनालिटिक्स। अच्छा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग जो है स्प्रेडशीट से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इवन दो स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल आर वेरी यूजफुल, सच टूल्स आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एनालिटिक्स। मोर कॉमनली अवेलेबल स्प्रेडशीट लाइक एक्सेल कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली यूज टू कैरी आउट द डेटा एनालिटिक्स। टूल एंड टेक्निक दैट ऑडिटर यूज इन अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स आर नोन एज व्हाट? वाह, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स जो है इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि डी। आ जाओ। लीजिए बच्चों, ये हमारा डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट भी यहां पे आके हो जाता है समाप्त। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, वो है असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। बहुत सिंपल है, ऑडिटर को जितनी भी फाइंडिंग एक्सेप्शन मिली है, ऑडिटर को उन्हें क्या करना है? असेस करना है, ये जानने के लिए कि इसका इंपैक्ट क्या आता है ऑडिट पे, और साथ साथ में क्या इस एक्सेप्शन से कोई डेफिशिएंसी बन रही है इंटरनल कंट्रोल में। तो ऑडिटर हर फाइंडिंग, हर एक्सेप्शन को असेस करेगा टू फाइंड आउट द इंपैक्ट एंड टू चेक वेदर इट इज लीडिंग टू डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। और असेसमेंट में आपकी प्रोफेशनल जजमेंट लगती है, सब करेक्ट इनकरेक्ट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में कब होती है? नंबर 1, जब आपकी बनाया हुआ इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस पे, या फिर इंटरनल कंट्रोल आपका है ही नहीं। याद रखिएगा, व्हेन इट इज अनेबल टू पीडीसी और विच इज नेसेसरी टू पीडीसी इज मिसिंग, राइट? तो हम इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए कैसे आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन पढ़िए जरा, जल्दी से मेरे साथ रीड करिएगा, क्वेश्चन बैंक भी साथ में कवर करा रहा हूं रिवीजन में। फोर्सफुल लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स एंड हैविंग इट्स शोरूम इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। बहुत बढ़िया। फॉर फाइनेंशियल ईयर द कंपनी ट्रांसफर्ड अकाउंट्स फ्रॉम मैनुअल टू कंप्यूटराइज्ड। ओके। PQR कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनकी स्पेशलाइजेशन सिस्टम ऑडिट में, और उनको जो है सिस्टम ऑडिटर अपॉइंट किया है। PQR एंड कंपनी एट द एंड ऑफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट देयर आर सर्टेन फाइंडिंग और एक्सेप्शन। उन्हें फाइंडिंग और एक्सेप्शन मिल चुकी है आईटी एनवायरनमेंट में, एंड आईटी कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी व्हिच नीड टू बी असेस्ड एंड रिपोर्टेड। मेंशन दोस पॉइंट्स फॉर कंसीडरेशन। तो ये देखिए जबरदस्ती का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो सीधा सीधा मैंने भी उठा के लिख दिया भाई साहब, सब पॉइंट्स टू कंसीडर व्हाइल असेसिंग द फाइंडिंग्स। तो जो फाइंडिंग्स मिले आपको आईटी एनवायरनमेंट के इंटरनल कंट्रोल में, कुछ फाइंडिंग्स मिले, कुछ एक्सेप्शंस मिले, तो आपने कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना है। आर देयर एनी वीकनेस इन आईटी कंट्रोल? क्या भाई साहब इन फाइंडिंग से आपको पता चल रहा है कोई वीकनेस आईटी कंट्रोल में? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस वीकनेस ऑन ओवरऑल ऑडिट? क्या वीकनेस है, वीकनेस का ऑडिट पे इंपैक्ट क्या है? डेफिशिएंसीज हमने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है। डेफिशिएंसीज हमने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है कैसे? इंटरनल कंट्रोल मेमो के थ्रू, या फिर मैनेजमेंट लेटर के थ्रू। हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ते थे वीक लेटर ऑफ वीकनेस, राइट? फिर हमने कम्युनिकेट इन राइटिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टू दोज विद गवर्नेंस एज पर एस 260 एंड 265। 265 में हम लोग यही करते थे, हम लोग जो है मैनेजमेंट और TCWG को डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। एंड कंसिडर प्रेजेंस ऑफ कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल। कंसिडर द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल। तो ये 5 बातें आपने ध्यान में रखनी है। क्या कोई वीकनेस है? क्या कोई वीकनेस है? क्या इस वीकनेस का इंपैक्ट ऑडिट पे क्या आ रहा है? डेफिशिएंसीज को हमने रिपोर्ट करना है, और हमने जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी उन्हें राइटिंग में रिपोर्ट करना है एज पर ऐसे 260 265, और हमने जो है कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल की प्रेजेंस को भी जरूर देखना है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल अगर आपको मिल गया है और आप उसे टेस्ट कर पा रहे हैं, तो आपको और कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल्स ओके, आई एम बैक। कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल अगर आपको मिल गया है, चलिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन दिखाता हूं कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल वाला, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ आईसी इफ ऑडिटर कैन टेस्ट कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल ही शुड ऑब्टेन एविडेंस ऑफ अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स। नहीं, अगर कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल को आप टेस्ट कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल को टेस्ट कीजिए, एडिशनल एविडेंस उसके लिए ऑब्टेन कीजिए, आपको अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखिए, if auditor can test compensating control, he should obtain additional audit evidence that may be required. Obtaining evidence of other mitigating factors is required when he cannot test compensating control during his assessment of internal control. तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रख लीजिएगा। डेफिशिएंसी ये दोबारा रिपीट हो गई है, तो इसको यहां से हम लोग हटा देते हैं। एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट किस फॉर्मेट में करता है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपोजर, रिकमेंडेशन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। ये जो आपको इंटरनल, ये जो आपको बताया था ना कि भाई साहब आप लोगों ने रिपोर्टिंग करनी है मैनेजमेंट लेटर बना के या फिर इंटरनल कंट्रोल मेमो बना के, तो उसमें फॉर्मेट क्या होगा? उसमें 4 बातें होती हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपोजर किस तरीके का है, रिकमेंडेशन क्या है, और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स। मैं आपको आईसीए की बुक में ले चलता हूँ और वहाँ पर दिखाने की कोशिश भी करता हूँ कि किस तरीके से जो है इस रिपोर्टिंग का फॉर्मेट बताया गया है। डेटा एनालिटिक्स आ गया, ठीक है। ये लीजिए, ऑब्जर्वेशन, एक्सपोजर, रिकमेंडेशन और मैनेजमेंट का रिस्पांस, इस फॉर्मेट में जो है वो रिपोर्टिंग होती है। आपके पास अगर समय हो तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन क्या है? एज पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी यूजर एक्सेस चेंजेस शुड बी इनिशिएटेड एंड अप्रूव्ड। तो कह रहे हैं कि भाई साहब देखो, आपका जो यूजर को एक्सेस मिलता है, यूजर एक्सेस को जब चेंज करते हैं तो इट शुड बी इनिशिएटेड एंड अप्रूव्ड। हाउएवर वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो फॉर्मल प्रोसेस बीइंग फॉलोड फॉर पासवर्ड रीसेट इन एसएपी, राइट? तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब इससे एक्सपोजर क्या है? पासवर्ड ऑफ यूजर आईडी विद क्रिटिकल प्रिविलेजेस मे बी रीसेट एंड मिसयूज, नॉन कंप्लायंस विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। रिकमेंडेशन क्या है कि भाई साहब पासवर्ड जो है
देखिए रिकमेंड क्या है कि पासवर्ड रिसेट शुड बी रिक्वेस्टेड थ्रू फॉर्मल प्रोसेस, प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लीजिए ये हो गया आपका असेस एंड रिपोर्ट दी ऑडिट फाइंडिंग्स। ओके, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं मोटे मोटे मैंने आपको वो भी दिखा दिए हैं। एक फोर्सफुल वाला क्वेश्चन था, एक और देख लेते हैं। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग एंड कंट्रोल डिफरेंशिएशंस डज नॉट इन्वॉल्व प्रोफेशनल जजमेंट। कैसी कैसी बातें कर रहे हो, इनकरेक्ट, प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है। एक ये वाला क्वेश्चन था, एक कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल वाला क्वेश्चन था, वो भी हमने जो है वो कवर कर लिया है। अब ये चार्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बच जाता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। क्या बच जाता है? टाइप्स ऑफ कंट्रोल और कुछ डेफिनेशंस, और उसके बाद हमारे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी समापता। आइए जी, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। 3 तरह के कंट्रोल आपको पढ़ाए गए हैं, जनरल, एप्लीकेशन एंड आईटी डिपेंडेंट। जनरल कंट्रोल यत्र तत्र सर्वत्र, ये याद रखें, परवेजिव होते हैं, हर कंपोनेंट पे, हर प्रोसेस पे, हर तरह की चीज पे जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। ऑल सिस्टम कंपोनेंट प्रोसेस एंड डेटा ऑफ अ गिवन एंटरप्राइज और सिस्टम एनवायरनमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। आप बोल सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल, और एप्लीकेशन कंट्रोल्स को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की फंक्शनिंग में जो है हेल्प करते हैं। परवेजिव, एप्लीकेबल टू ऑल कंपोनेंट, प्रोसेस, डेटा एटसेट्रा। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। अब जरा याद रखिए, दे एप्लीकेबल टू बड़े बड़े मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड एंड यूजर एनवायरनमेंट। ओके, अब और इसके अगर एग्जांपल्स देने पड़ जाए आप लोगों को तो क्या है? डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ये सारी चीजें देखिए, ये किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डील नहीं करती है, ये ओवरऑल आपके आईटी एनवायरनमेंट से डील करती है। जैसे डेटा सेंटर, जैसे कि प्रोग्राम में चेंज करना, जैसे कि एक्सेस सिक्योरिटी, या फिर नया प्रोग्राम, नया सिस्टम जो है एक्वायर करना, डेवलप करना और मेंटेन करना। राइट, तो मैं फिर से एक बार आपके लिए जनरल कंट्रोल्स रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 मार्क कर लीजिए, परवेजिव कंट्रोल। नंबर 2, अप्लाई टू ऑल कंपोनेंट, प्रोसेस एटसेट्रा। एग्जांपल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। Support the effective functioning of application control. Applicable to mainframe, mini-frame and user environment. Example देना पड़ जाए तो डेटा सेंटर, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ब्रॉड बातें करेंगे। डेटा सेंटर, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू सिस्टम, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यू सिस्टम और दी एग्जिस्टिंग सिस्टम, मेंटेनेंस एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए। राइट, अच्छा मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपनी बुक में जाकर देखेंगे तो इन्हीं के आगे जो और बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, सब पढ़ाऊंगा मैं, झुकेगा नहीं साला आज। देखना जरा, आ जाओ। एप्लीकेशन कंट्रोल की बात करते हैं बच्चों। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस लेवल पे चलते हैं। 3 बातें, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं और बिजनेस प्रोसेस लेवल पे जो है काम करते हैं। ये एम्बेडेड होते हैं इनटू आईटी एप्लीकेशंस लाइक ईआरपी एंड हेल्प इन इंश्योरिंग सीएआई। हाँ जी, एम्बेडेड होते हैं आईटी सिस्टम्स के अंदर, एम्बेडेड होते हैं आपके आईटी एप्लीकेशंस के अंदर, एंड हेल्प इन मेंटेनिंग सीएआई, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। 3 बातें बोल दो बस, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस लेवल पे होते हैं। अच्छा, एम्बेडेड होते हैं आईटी सिस्टम के अंदर और इंश्योर करते हैं सीएआई। बस 3 बातें आप लोगों को याद रखनी है भाई। ओके, एग्जांपल्स क्या है? एडिट चेक, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, गलत इनपुट नहीं डाल सकते, सीक्वेंस नंबर चेक, यूजर लिमिट चेक, रीजनेबलनेस चेक, मैंडेटरी डेटा फील्ड्स। राइट, तो आप लोग कैसे याद रख सकते हैं? सबसे पहले एडिट चेक में आप इसको याद रखिए, वैलिडेशन ऑफ डेटा, इसको छोड़ दीजिए अगर नहीं याद हो रहा। वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, सीक्वेंस नंबर चेक, यूजर लिमिट चेक, रीजनेबलनेस चेक और मैंडेटरी डेटा फील्ड। ओके, आईटी डिपेंडेंट फील्ड, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या होते हैं? बेसिकली मैनुअल कंट्रोल होते हैं जो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा जनरेट की गई किसी ना किसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। मैनुअल कंट्रोल दैट मेक यूज सम फॉर्म ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द आईटी सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन। राइट, हमारा कंट्रोल तो हम लोग मैनुअली परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन उसकी डिजाइन और इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है उसके सोर्स डेटा पे जो आईटी सिस्टम से निकला है। तो फिर से बोल दूं, मैनुअल कंट्रोल होते हैं, कुछ डेटा जो है वो यूज करते हैं कहां से? आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन से जनरेटेड डेटा जो है वो यूज करते हैं। हमारा कंट्रोल तो परफॉर्म मैनुअली होता है, लेकिन उसकी डिजाइन और इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करती है किस पे? रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? अभी सारे लोग यही एग्जांपल उठा लेंगे और इसे से बढ़ा देंगे। एनीवेज, एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट निकली है यूजर्स की जिन्होंने अपना सिस्टम जो है 60 दिन तक एक्सेस नहीं किया है। इंटरनल कंट्रोल अब आपको क्या बोलेगा? इंटरनल कंट्रोल में हो सकता है कि भाई साहब एडमिनिस्ट्रेटर अब इस रिपोर्ट को रिव्यू करेगा और इसमें से कुछ यूजर्स को डिसेबल कर देगा। ये एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यू करके जो डिसेबल कर रहा है मैनुअल हो गया, लेकिन ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? जो आईटी सिस्टम से रिपोर्ट निकली 60 यूजर्स की। ओके, लीजिए अब चलते हैं भाई साहब, मैं झुकेगा नहीं पे कह तो दिया, मैं झुकेगा नहीं। अब भाई साहब समय आ गया करके दिखाने का। तो देखिए, जनरल आईटी कंट्रोल में हमें पता था, हमने एग्जांपल दिया आपको डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन का, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व है, प्रोग्राम चेंज में क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व है, एक्सेस सिक्योरिटी में क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व है, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व है, और फिर हमारा जो है वो टॉपिक हो जाएगा खत्म। फिर हमारे पास बचेंगी कुछ डेफिनेशंस। आ जाओ जरा आईसीए की बुक से ही इन सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से जो है वो निपटा देते हैं। अब क्योंकि एक रिवीजन वीडियो तो इसमें जल्दी जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करिएगा। देखिए, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, पहले मैं आपको एक बार फिर से कनेक्ट करा दूं, हम लोग कर क्या रहे? हम लोग पढ़ रहे थे जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में हमने एग्जांपल पढ़ा, जनरल कंट्रोल में हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा कि भाई साहब क्या क्या चीजें, किस किस चीजों पर बेसिकली कंट्रोल रखते हैं? डेटा सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी,
एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन। अब डेटा सेंटर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, मेरी बात रखिएगा ध्यान से। ओबीबी परफॉर्मेंस में रिकवरी करनी है, हेल्प कर दे, सर्विस दे दे, डॉक्यूमेंटेशन ले ले। ओबीबी परफॉर्मेंस में रिकवरी करनी है, हेल्प कर दे, सर्विस दे दे, डॉक्यूमेंटेशन ले ले, राइट। ओबीबी परफॉर्मेंस में रिकवरी करनी है, हेल्प कर दे, सर्विस दे दे, हेल्प कर दे, सर्विस दे दे, डॉक्यूमेंटेशन ले ले। तो ओबीबी ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज, बैच जॉब्स उनको प्रिपेयर करना, स्केड्यूल करना, एग्जीक्यूट करना, बैकअप को मॉनिटर करना, स्टोर करना, रिटेन करना। फिर परफॉर्मेंस में रिकवरी करनी है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रिकवरी ऑफ फेलियर्स, आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान, बीसीपी डीआरपी क्या होता है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान, ऐसा लग रहा है ईआईएस पढ़ रहे हैं। हेल्प डेस्क फंक्शन, रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, एसएलएस होते हैं कि भाई साहब कितने समय में जो है आपने जो कमिटमेंट करी वो फुलफिल कर देंगे, डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशन मैनुअल, सर्विस रिपोर्ट एटसेट्रा। तो ये हो गया आपका किसका, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। अब बात करते हैं हम लोग प्रोग्राम चेंज का, जल्दी से बताइए किसका, प्रोग्राम चेंज का। ये भी बहुत आसान है, देखिए चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस काम कैसे करता है। पहले रिक्वेस्ट आएगी, फिर चेंज करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। कम ऑन, पहले रिक्वेस्ट आएगी, मेरे साथ साथ, पहले चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस काम कैसे करता है, पहले रिक्वेस्ट आएगी, फिर चेंज करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। कितना सिंपल है, पहले रिक्वेस्ट आएगी, फिर चेंज करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद दोबारा माइनर चेंज कर देंगे। और लास्ट वाले दो तो हमेशा बिल्कुल सिंपल है भाई साहब, एक तो डॉक्यूमेंटेशन और एक यूजर ट्रेनिंग। आ जाओ, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस काम कैसे करता है। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस 1, पहले रिक्वेस्ट आएगी, कम ऑन, फिर चेंज करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। सो चेंज रिक्वेस्ट, ओके, मेकिंग चेंजेस, ओके, टेस्ट चेंजेस, अप्लाई चेंजेस, और उसके बाद माइनर चेंजेस। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, डॉक्यूमेंटेशन और यूजर ट्रेनिंग। लो भाई, अब आ गए हम लोग किसके ऊपर, एक्सेस सिक्योरिटी के ऊपर। एक्सेस सिक्योरिटी है, गलती से ई वाला मत लिखाना, एक्सेस सिक्योरिटी है। एक्सेस सिक्योरिटी को लेके क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है, देखो, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी, जान ले ली सिक्योरिटी ने हमारी, हर जगह पे सिक्योरिटी सिक्योरिटी है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ओके, एप्लीकेशन को सिक्योर करेंगे, डेटा को सिक्योर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करेंगे, एडीओ, एप्लीकेशन, डेटा और ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क को सिक्योर करेंगे, फिजिकल सिक्योरिटी के लेंगे, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिविलेज अकाउंट्स जो है उनका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये बात हो गई ओवरऑल, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, फिर एप्लीकेशन, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड फिजिकल सिक्योरिटी, ओके। ओएम, कम ऑन, ओएम पीपी एड ऑन, ओएम पीपी एड ऑन, एड ऑन, फिजिकल सिक्योरिटी रख, नहीं तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, फिजिकल सिक्योरिटी रख, नहीं तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। लो भाई लो, अब आ जाते हैं हमारे पास किसके ऊपर, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो फिर से देखो ऊपर सबसे ऊपर ये लिख दो, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी। वाह क्या बात है, प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर डेटा कन्वर्ट करेंगे, गो लाइव जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। दोबारा से बोलता हूं आप लोगों को, फ्लो में याद रखिएगा, जब कुछ ना समझ आए भाई साहब, ओवरऑल मैनेजमेंट तो करनी है। फिर हम लोग नया सिस्टम लेने वाले हैं, तो प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे, इनिशिएट कर दिया हमने, फिर उसको एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे, बहुत बढ़िया, फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे, इनिशिएट, एनालिसिस, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग करने के बाद अपने डेटा को कन्वर्ट करेंगे, गो लाइव एंड देन डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग, राइट। तो ये हमारे भाई साहब जो जनरल कंट्रोल होते थे उसके अंदर का मटेरियल भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हाय तौबा खटर पटर ना रह जाए। अब ये वाली जो बातें ये मैं चैप्टर 4 में पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आईएफसी की बात हो रही है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की, ये सारी की सारी बातें जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि आईएफसी का रेफरेंस 134(5)E में आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड कंपनी को। 85 में आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल कंपनी। 149(8) शेड्यूल नंबर 4 में आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑल कंपनी हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। 177 ऑडिट कंपनी में आता है, ऑल कंपनी हैविंग ऑडिट कमेटी। 143I में आता है, स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसमें जो है कुछ एक्सेप्शन आपको दे दी गई थी, राइट। ओके चलिए जी, देन इसके बाद हम लोग चलते हैं। ये सारी बातें हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो ये आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऑडिट अप्रोच में कुछ भी नहीं है। ऑडिट अप्रोच में बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो वही बातें, रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट, टेस्टिंग एंड देन रिपोर्टिंग, 4 ही फेज में आपको जो है ऑडिट अप्रोच बताई गई है। सबसे पहले आपको बोला गया क्या कि भाई साहब आपने रिस्क असेस करना है, आपने सिग्निफिकेंट अकाउंट और डिस्क्लोजर्स को आइडेंटिफाई कर लेना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन को ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेसमेंट को ध्यान में रखना है, सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, कंसिडर रिस्क फ्रॉम आईटी सिस्टम। ये ओवरऑल आपको अप्रोच बताई जा रही है। फिर आप लोग अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, फिर आप लोग जो है टेस्ट करने वाले हैं बेसिकली कि भाई अब जो है चीजें एक्चुअली में कैसे काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हम लोग वो यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। एंड फाइनली हम लोग जो है रिपोर्ट करने वाले हैं। ये ऑडिट अप्रोच हमने जो है
ओवरऑल ऑडिट में पड़ी हुई है, तो इसको भी आप एक बार बस रीड कर सकते हैं और इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। डेटा एनालिटिक्स वगैरह हमारे हो गए हैं और अब चलते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, ग्लॉसरी जिसे ये लोग बोलते हैं, ये उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आइए जल्दी से ये भी रिवाइज करा देता हूँ। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके थ्रू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं ऑपरेशंस एंड ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, राइट। तो कंप्यूटर, ये सिर्फ रीड करूंगा आपके लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके थ्रू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं ऑपरेशन और ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ऑटोमेटेड का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी टास्क और एक्टिविटी जो रूटीनली परफॉर्म होती है कंप्यूटर सिस्टम में और उसमें मैनुअल एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, मैनुअल एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। कंप्यूटर कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या होती है? कंप्यूटर बेस्ड टूल्स एंड टेक्निक्स दैट यूज्ड इन ऑडिट फॉर एनालाइजिंग डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। डेटा, वाह, डिजिटल कंटेंट दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद इन द कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल कंटेंट दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन कंप्यूटर सिस्टम। डेटा प्रोसेसिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन डेटा का थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो रिकॉर्डिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेटाबेस, लॉजिकल सब सिस्टम, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा, लॉजिकल सब सिस्टम विद इन अ लार्जर इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इज स्टोर्ड इन अ प्री डिफाइंड फॉर्म एंड रिट्रीव फॉर यूज। तो लॉजिकल सब सिस्टम बड़े इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक सब सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में स्टोर होता है और उसे हम लोग रिट्रीव करते हैं यूज के लिए। देन डायरेक्ट डेटा चेंज, बैक एंड मॉडिफिकेशन, जो हम पढ़ रहे थे ना, डायरेक्ट डेटा चेंज एक तरह का रिस्क हो सकता है आईटी से। बैक एंड मॉडिफिकेशंस मेड डायरेक्टली टू द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस बाय पासिंग बिजनेस रूल्स बिल्ट इनटू द बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप मास्टर डेटा चेंज कर रहे हैं या फिर आप लोग बिना ऑथराइजेशन का डेटा चेंज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेटा चेंज। मॉडिफिकेशन, डेटा जो डेटाबेस में है बिजनेस रूल्स को बाईपास करके। ईआरपी, टाइप ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म टू ऑटोमेट मल्टीपल इंटर रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन। एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस सबको जो जोड़ दे, ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म देता है जिसे जो काम को ऑटोमेट कर देता है और बिजनेस प्रोसेस और ऑपरेशन को इंटीग्रेट कर देता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वाह, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जनरल आईटी कंट्रोल्स हमने पढ़ लिया था, इंटरनल कंट्रोल्स दैट हेल्प इन मिटिगेटिंग रिस्क दैट अराइज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन अ बिजनेस। इन्फॉर्मेशन क्या है? ये सब बातें आप लोग ईआईएस में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार तो रीड कर ही दूंगा। इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है, जो ऑर्गेनाइज्ड है एक लॉजिकल और मीनिंगफुल मैनर में। याद रखिएगा, डेटा, सिर्फ डेटा जो है वो लॉजिकल और मीनिंगफुल मैनर में ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉजिकल और मीनिंगफुल मैनर में ऑर्गेनाइज होती है, इजी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? सब कुछ आप ईआईएस में पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड इन बिजनेस टू कैरी आउट ऑपरेशन एंड ट्रांजैक्शन। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो हम लोग जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? डिजाइनिंग, बिल्डिंग, इंप्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क दैट कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ वे इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग बिजनेस एंड सेटिंग अप इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसको आप बहुत सारे कामों के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम को सेटअप करने के लिए। मेन फ्रेम क्या है? ये बड़े कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जिनके पास हाई कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी और स्टोरेज होती है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म जो है बनाया गया है, राइट। वेरी लार्ज कंप्यूटर, हाई कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज फॉर रनिंग लार्ज बिजनेस ऑपरेशन। In addition to business operation, mainframes are also used in the field of research development, space, tech, health, weather, etc. Operating system, इस सब आपने पढ़ा हुआ है EIS में, कोई बात नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जो हाई लेवल यूजर इंस्ट्रक्शन और कमांड को लो लेवल मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जो हाई लेवल यूजर इंस्ट्रक्शन और कमांड्स को लो लेवल मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। प्रिविलेज एक्सेस, सुपर एक्सेस होता है, बेसिकली सुपर यूजर एक्सेस होता है दैट इन्फोर्स लेस और नो लिमिट्स ऑन यूजिंग दैट सिस्टम। जब आप एक सिस्टम में कुछ भी कर सकते हो, बेसिकली डेटा को आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं प्रिविलेज एक्सेस, सुपर यूजर एक्सेस, जो बेसिकली आपके ऊपर बहुत ही कम या फिर कोई लिमिट जो है वो नहीं लगाता है। रिस्क, पॉसिबिलिटी दैट समथिंग कैन गो रॉन्ग, पॉसिबिलिटी दैट समथिंग कैन गो रॉन्ग इन अ प्रोसेस, ट्रांजैक्शन और ऑपरेशन एंड कुड रिजल्ट इन अ लॉस। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक इंटरनल कंट्रोल है, ये कंट्रोल एक्टिविटी है ये, दैट इज इंप्लीमेंटेड इन अ कंपनी टू प्रिवेंट टू और मोर कन्फ्लिक्टिंग फंक्शन फ्रॉम बीइंग असाइंड और बीइंग कैरिड आउट बाय द सेम पर्सन। इंटरनल कंट्रोल है, कंपनी में हम लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि भाई दो या दो से ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग फंक्शन सिर्फ एक व्यक्ति को ना दे दी जाए। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मैंने आपको बता ही दिया था, इसको आप यहां से ना पढ़ें बल्कि वहीं से पढ़े तो ज्यादा सही है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जब आपका कंट्रोल है लेकिन वो पीडीसी मटेरियल स्टेटमेंट नहीं कर पा रहा है या फिर वो कंट्रोल मिसिंग है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रोवाइड करते हैं एक इंटरफेस। कोई आम आदमी से देख रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, ये बेटा सीए स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 6 का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का चैप्टर चल रहा है और उसमें जो लास्ट के ZKT जबरदस्ती के टॉपिक्स हैं वो चल रहे हैं। कायदे से EIS में पढ़ा दिए गए थे, लेकिन नहीं ना,
कोई बात नहीं, इनकी संतुष्टि के लिए हम सब करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक इंटरफेस देते हैं यूजर को एक्टिविटी, टास्क, ऑपरेशन, ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक इंटरफेस देते हैं यूजर को स्पेसिफिक एक्टिविटी, टास्क, ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने के लिए। सिस्टम, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क and processes. So collection of electronic hardware, software, network and processes that are used in business to carry out operation and transactions. क्वेश्चन बैंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से भी जो है आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको भी एक बार आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लीजिए, ये हो गया हमारा कार्यक्रम यहाँ पे आके समाप्त, और अब चलते हैं हम लोग अपने घर पे। ओके, ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से मेहनत करना, खूब अच्छे से लिख के आना। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।